हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार संग्रह है। आज का टॉपिक है कृषि अध्याय 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। यानी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। ठीक है, कृषि को भारतीय आर्थिक और सामाजिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत, विदेशी मुद्रा अर्जन करने का माध्यम होने के कारण देश की आधारशिला कहा जाता है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी प्राइमरी एक्टिविटी है, जो हमारे लिए खाद्यान्न और वाणिज्य फसलें उत्पन्न करती है। कृषि के लिए अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द प्रयुक्त होता है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री यानी मृदा और कल्चर यानी कृषि करने से है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि के लिए अनिवार्य कारक है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषि के अंतर्गत केवल फसलों उत्पादन ही नहीं बल्कि पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन आदि व्यवसाय भी सम्मिलित है। याद रखिएगा, भारत की लगभग 55% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो 55% जो भारत की जनसंख्या है अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर जो है कृषि कार्य, 4% भाग पर चारागाह और लगभग 21% भूभाग पर वन और 24% भूमि जो है बंजर है, यानी बिना उपयोग की है। इस पर कृषि नहीं किया जा सकता है। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 53.1% था। याद रखिएगा, जो 1990-91 में कम होकर 29.6% तक हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबंध क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में बढ़कर 20.2% और 21-22 में जो है 18.8% हो गई। कृषि योग्य भूमि, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हो चुकी है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति है वहां से लेकर अब तक की जो यात्रा है, इनमें खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना जो है वृद्धि हो चुकी है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, इसके कारण जो है कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है वो लगातार घटता जा रहा है। कैसे? देखिए, जनसंख्या बढ़ेगा तो इनके लिए रहने का जो मकान है कम पड़ जाएंगे। इन मकानों को एडजस्ट करने के लिए, बनाने के लिए कृषि योग्य भूमि है जिस पर कृषि किया जाता है, उनको जो है मकान बनाने में उपयोग किया जाएगा। औद्योगिकीकरण होगा, फिर आधुनिकीकरण हो जाएगा, शहरीकरण हो जाएगा। इस तरह से जो कृषि योग्य भूमि है इनका क्षेत्र घटता चला जाएगा। कृषि योग्य भूमि के लगातार घटने के जो प्रमुख कारण है, पिछले 3 दशकों में गांव की लगभग 20 लाख हेक्टेयर जमीन शहरों की चपेट में आ गई है, जिसका सीधा प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ रहा है। वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। प्रति इकाई क्षेत्र कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने से ही इस समस्या को हल किया जा सकता है। इस संबंध में खाद्यान्नों और तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने में नवीनतम तकनीकी, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ठीक है, देखिए, भारत सामान्य भूमि उपयोग, यहां पर आप देख सकते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना मिलियन हेक्टेयर है। तो क्षेत्रफल जो है आपका 328.73 मिलियन हेक्टेयर है। भू उपयोग का कुल सूचित क्षेत्र जो 308.32 है। वनों का क्षेत्र 72.02 है। क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो वन आवरण के तहत रिपोर्टेड क्षेत्र का जो परसेंटेज है, प्रतिशत जो है वह 23.36%। सकल फसलीकृत क्षेत्र आप देख सकते हैं 200.20 मिलियन हेक्टेयर है। फसलीकृत क्षेत्र के तहत रिपोर्टेड का जो प्रतिशत है वो कितना है, 64.93% है। निवल बुआई क्षेत्र जो है वो कितना मिलियन हेक्टेयर है, तो 139.42। इसके बाद है निवल बुआई क्षेत्र के तहत रिपोर्टेड का जो प्रतिशत है वो है 45.22। एक बार से अधिक बोया गया जो क्षेत्र है वो कितना मिलियन हेक्टेयर है, तो 60.79 है, 60.79। फसल तीव्रता परसेंटेज में जो है वो है 43.60%। निवल सिंचाई क्षेत्र जो है पूरा वो कितना मिलियन हेक्टेयर है, तो इसका एरिया है 68.68।
नहरों के द्वारा आप देख सकते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा देख सकते हैं। इसके बाद है सकल सिंचाई क्षेत्र, इसका जो एरिया है मिलियन हेक्टेयर में वो कितना है 98.15, और सिंचाई की जो तीव्रता है कितना प्रतिशत है तो 142.97, याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसका स्थापना 16 जुलाई 1929 को किया गया था। कब? 16 जुलाई 1929 को। मुख्यालय कहां पर है तो नई दिल्ली में कृषि भवन। स्वरूप क्या है तो कृषि और उससे संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षण कार्यों के लिए भारत सरकार का एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है। उद्देश्य क्या है तो कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और उनके बारे में कृषि क्षेत्र से संबंध लोगों को शिक्षित करना। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। वर्तमान में यह पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा। और इस जो यह विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक मोहिंदर सिंह रंधावा यानी MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी कृषि व्यवस्था में कृषकों का भूमि से जुड़ाव अधिक नहीं रह गया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भूमि की उत्पादकता काफी कम और जोत के आकार का वितरण प्रारूप भी अत्यधिक असामान्य हो गया था। तो औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी कृषि व्यवस्था में कृषकों को भूमि से जुड़ाव अब अधिक नहीं रह गया। कृषकों को भूमि से जुड़ना पसंद नहीं रह गया था। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कृषि की उत्पादकता काफी कम हो गया। जोत के आकार का वितरण प्रारूप भी अधिक असामान्य हो गया। छोटे आकार की जोतों में कृषि का पर्याप्त विकास संभव नहीं था। भूमिहीन मजदूरों की जो संख्या थी वो बहुत अधिक थी, जो कि भूमि के असमान वितरण का परिणाम था। स्वतंत्रता के बाद इन चुनौतियों पर ध्यान देते हुए 1949 ईस्वी में भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया, जिसके 3 उद्देश्य थे। पहला है हदबंदी। हदबंदी क्या है? हदबंदी के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अधिकार में रखी जाने वाली अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। तो एक सीमा तक यानी अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई और उस सीमा के बाद जो भूमि बचेगा उसको क्या किया जाएगा? भूमिहीनों में उसे बांट दिया जाएगा। दूसरा है चकबंदी। चकबंदी क्या है? तो चकबंदी के द्वारा जोत के आकारों को और छोटा होने से रोकने और भूमि को एकत्र कर बड़ी जोतों के माध्यम से सहकारी कृषि पर बल दिया गया। चकबंदी मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहां पर संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसीलिए चकबंदी का 80% क्रियान्वयन हरित क्रांति के व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही हो पाया है। अन्य प्रदेशों में चकबंदी अपेक्षाकृत असफल रही, जैसे कि बिहार से उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। बिहार को लिया जा सकता है उदाहरण के तौर पर, क्योंकि यहाँ बाढ़, सूखा, भूमि की उर्वरता में विषमता आदि समस्याएं थी। वस्तुतः संरचनात्मक कारकों का विकास किए बिना चकबंदी लगभग असंभव है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, देखिए, तीसरा है काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार के माध्यम से किसानों को जोत का अधिकार प्रदान किया गया तथा जमींदारों के अन्याय से उनकी रक्षा की गई। काश्तकारी सुधार के कार्य भी बहुत कम राज्यों में हो सके। केवल पश्चिम बंगाल में इसके लिए कानून बनाया गया है, जहां काश्तकारों को जोत का अधिकार तब दिया गया है जब तक कि भूस्वामी स्वयं खेती न करने लगे। इस कानून में कुल उत्पादन का 10वां भाग काश्तकार को और 6ठा भाग भूस्वामी का, जो भूस्वामी होगा, जिस भूमि का मालिक होगा, उस भूस्वामी को मिलने का प्रावधान है। तो कुल उत्पादन का 10वां भाग काश्तकार को मिलेगा और 6ठा भाग भूस्वामी को मिलने का इसमें प्रावधान किया गया है। काश्तकारी सुविधा की समस्या इस कारण भी बनी हुई है क्योंकि जो खेती के स्थान पर कोई अन्य व्यवसाय अपना लिए हैं वो भी भूमि पर अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। 1950-53 ईस्वी में पूरे देश में 1950 से 53 के दौरान पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया,
2 करोड़ कृषकों को काश्तकारी अधिकार और 1 करोड़ भूमिहीन कृषकों को भूमि का स्वामित्व दिया गया, परंतु मौखिक व्यवस्था ओरल सेटलमेंट होने के कारण यह पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। ठीक है, भूदान आंदोलन क्या है? भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे के द्वारा, किसके द्वारा? विनोबा भावे। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किए गए भूदान आंदोलन के द्वारा जो है अतिरिक्त भूमि स्वैच्छिक अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया, परंतु भूदान आंदोलन एवं प्रशासन में तालमेल न होने के कारण दान की गई भूमि दान प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त नहीं हुई। परिणाम स्वरूप भूमि का असमान वितरण बना रहा। वर्तमान समय में भूमि सुधार को गरीबी निवारण और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अंग बना दिया गया है। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जिन भूमिहीन व सीमांत किसानों को भूमि प्रदान किया जाए उन्हें प्रति हेक्टेयर 2500 रुपए भी प्रदान किए जाए ताकि वे कृषि भूमि का विकास कर सके। कृषि संगणना 2015-16। ठीक है, डेटा देख लीजिए। सीमांत जो जोत का आकार है, सीमांत जोत का आकार कितना होता है? 1 हेक्टेयर से कम होता है। जो 1 हेक्टेयर से कम होगा इसे सीमांत जोत का सीमांत जोत कहेंगे। तो आकार क्या होगा? 1 हेक्टेयर से कम। कुल जोतों की संख्या में जो इसका हिस्सेदारी है वो है कितना? बताइए। देखिए, सीमांत और छोटे जो जोत का आकार है ये होते हैं 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। इन दोनों का जो संख्या का मतलब कुल जोतों की जो संख्या का परसेंटेज है वो है 86.08%, यानी कुल क्षेत्रफल का 46.94%। अर्ध मध्यम और मध्यम, अर्ध मध्यम जो जोत का आकार है इसका जो एरिया होता है 2 से 4 हेक्टेयर और मध्यम में 4 से 10 हेक्टेयर। इनमें इन दोनों को मिलाकर जो कुल जोतों की जो संख्या का परसेंटेज है वह है 13.35% और कुल क्षेत्रफल का 43.99%। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का जो इसका परसेंटेज है। इसके बाद है बड़े बड़े जोत का जो आकार होगा वो 10 हेक्टेयर से अधिक होगा और कुल जोतों की संख्या का जो परसेंटेज है वह 0.57% और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? तो 9.07%। भारत में फसल ऋतुएं, भारत में देखिए 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी है, खरीफ है और जायद है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। तो देखिए एक बार डेटा को पूरी तरह से देख लेते हैं। आप अगर पीडीएफ नहीं लिए हैं तो प्लीज आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, बुक ले लीजिए, रिवीजन करने में सहूलियत होगा। रबी जो फसल है इसे शीतकालीन फसल भी कहते हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जो गेहूं होता है, गेहूं, वीट, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू आदि है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है? रबी फसल दे दिया जाएगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन रबी फसल के अंतर्गत आता है या कौन सी खाद्यान्न रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो वीट यानी गेहूं, जौ, बार्ली, आपका चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि दे दिया जाएगा और आपको चूज करने के लिए दिया जाएगा। तो इसका जो बुआई होता है रबी फसल का कब होता है? तो अक्टूबर नवंबर के बीच। और कटाई कब होता है? तो इसको काटा जाता है मार्च और अप्रैल के बीच। खरीफ फसल, इसे ग्रीष्मकालीन फसल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है? तो चावल आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, तिल आता है, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। इसकी बुआई, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई के बीच होती है। और कटाई कब होती है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच। जायद फसल शीत और ग्रीष्म के मध्य में किया जाता है। तो जायद फसल में जो प्रमुख फसलें हैं वह तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती जो है जायद फसल के अंतर्गत किया जाता है। इसकी बुआई मार्च से अप्रैल के बीच और जून जुलाई में इसकी कटाई की जाती है। रबी फसल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो रबी फसल जो है, रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर व नवंबर के मध्य जो है बोया जाता है। तो याद रखिएगा, रबी फसल को अक्टूबर नवंबर के मध्य में बोया जाता है शीत ऋतु के समय। ग्रीष्म ऋतु में मार्च और अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों प्रमुख रबी फसलें हैं। ये फसलें देश के विस्तृत भाग में उगाई जाती है, परंतु उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। शीत ऋतु में
शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिएगा, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति को या जो हरित क्रांति है इसकी सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। तो जो हरित क्रांति है इसकी सफलता में रबी फसल की वृद्धि में कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खरीफ फसल, खरीफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के समय जून जुलाई के साथ उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में भी उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो उगाई जाती है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और असम में धान की जो 3 किस्में हैं कौन कौन सी, आस, अमन और बोरो। जायद फसल के बारे में देख लेते हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः देखिए तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारे की फसलों की जो है खेती की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार की अलग अलग फसल ऋतुएं देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो देश के दक्षिणी भागों में इस प्रकार की फसलों की जो अलग अलग ऋतुएं हैं नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहां का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्णकटिबंधीय फसल की बुआई में सहायक है। केवल इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। देश के इस भाग में जहां भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां एक कृषि में जो है एक कृषि वर्ष में एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है। प्रमुख खाद्य फसलें, मेजर क्रॉप्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? गेहूं है, चावल है, मक्का है और बाजरा है। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज का उत्पादन होता है। खाद्य फसलें जो है चावल या धान, राइस या पैडी। भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन जो है वो है चावल। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती है। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक और पूर्वी भारत के उष्ण आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। चावल मूल रूप से एक खरीफ या ग्रीष्मकालीन फसल है जो जून से अगस्त के बीच बोई जाती है और नवंबर से जनवरी के बीच काटी जाती है। इस फसल को अमन, साली या अगहनी आदि नामों से भी जाना जाता है। पूर्वी भारत तथा तमिलनाडु में यह क्रमशः जो है शरद तथा ग्रीष्म ऋतु की फसल है, जिसे क्रमशः औस या कार्तिकी एवं बोरो या डलुआ कहा जाता है। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत सम्मिलित कुल क्षेत्र के 1/3 से भी अधिक भाग पर चावल की खेती की जाती है। देश में लगभग 62% चावल अमन फसल के अंतर्गत बोया जाता है। 62% चावल किस फसल के अंतर्गत बोया जाता है? तो अमन फसल के अंतर्गत। सामान्यतः औस असल देखिए जो औस फसल है बीज छिड़कर बोरो पौधे जो बोरो है बोरो पौध प्रतिरोपण के द्वारा और अमन दोनों विधियों के द्वारा संयुक्त रूप से उगाई जाती है। तो इसका जो बोने का तरीका है, औस का जो है फसल बीज छिड़कर जो औस का बीज होगा इसे छिड़का जाता है। बोरो जो है इसका पौध प्रतिरोपण किया जाता है और अमन यानी इनमें दोनों विधि अपनाई जाती है, बीज छिड़क भी और पौध प्रतिरोपण के द्वारा भी। चावल की कृषि की 2 प्रमुख विधियां हैं। कौन कौन सी है? तो एक है बीज छिड़काव और दूसरा है पौध प्रतिरोपण।
ठीक है। तो चावल के कृषि की जो दो प्रमुख विधियां हैं कौन कौन सी हैं? बीज छिड़काव और पौध प्रतिरोपण। बीज छिड़काव विधि क्या है? देखिए, बीज छिड़काव विधि आसान है, आपको पता है इसमें क्या किया जाता होगा। तो इसका प्रचलन उन क्षेत्रों में है जहां श्रम की कमी, वर्षा का अभाव, मिट्टियां जो है अनुर्वर है, मतलब कम उपजाऊ है। यह विधि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। और पौध प्रतिरोपण विधि जो है, इसका प्रचलन डेल्टाई तथा बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में है। इसमें प्रचुर श्रम की आवश्यकता है क्योंकि इसमें धान के पौधों को सघन रूप में पहले छोटे छोटे खेतों यानी नर्सरी में उगाया जाता है, और जब वे 4 या 5 सप्ताह के बाद 25 से 35 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं तो उन्हें तैयार किए गए खेतों में 4-6 समूह में 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिरोपित कर दिया जाता है। इससे अधिक उपज प्राप्त होती है। पौध प्रतिरोपण जो होता है, पौध प्रतिरोपण विधि का विकसित रूप जापानी विधि कहलाता है, जो भारत में वर्ष 1953 से प्रारंभ हुआ। चावल की फसल के लिए याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो चावल की प्रकृति है, चावल उगने की जो जलवायु दशाएं हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो चावल के फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान, कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान, 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा की दशा में सिंचाई भी करनी पड़ती है। देश के कुल चावल उत्पादन का 50% से अधिक चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों से प्राप्त होता है। भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा, राइस बॉल कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा है भारत में, इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी तट की नदी घाटियों में, जो पूर्वी तट की नदी घाटियां हैं, इनमें चावल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में, अब जो पश्चिमी तट है, जो पूर्वी तट है, यहां पे चावल की कृषि बड़े पैमाने पर होती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत चावल का जो है कम उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती है। हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में यह दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। भारत में कुल कृषिगत क्षेत्र के सर्वाधिक 1/4 भाग पर चावल की खेती की जाती है। कृषि सांख्यिकी परिदृश्य 2021-22 के अनुसार 2019-20 में भारत के 43.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। याद रखिएगा, कितना? 43.78 मिलियन हेक्टेयर पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो चावल है 2020-21 के अनुसार जो डेटा दिया गया है, याद रखिएगा, चावल के जो उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं। चावल उत्पादन में जो शीर्ष 3 राज्य हैं, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे पंजाब है। क्रम याद रखिएगा। और क्षेत्रफल में जो शीर्ष 3 राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। नेक्स्ट है गेहूं, वीट। देखिए, भारत में चावल के बाद गेहूं जो है दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का लगभग 13% गेहूं उत्पादन करता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। गेहूं की फसल के वृद्धि काल में मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा, जबकि फसल कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। भारत में गेहूं कृषि के लिए सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्धन के समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं का विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत का अधिकांश गेहूं भारत के विशाल मैदान की जलोढ़ कांप के मिट्टियों में उगाया जाता है। गेहूं की फसल है, इसका 85% क्षेत्र भारत के उत्तर मध्य भाग में केंद्रित है। रबी की फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। देश के कृषिगत क्षेत्र के लगभग 23% यानी 31.45 मिलियन हेक्टेयर भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। भारत में 2 प्रकार का गेहूं उगाया जाता है। पहला है सामान्य रोटी का गेहूं और दूसरा है मैक्रोनी गेहूं। सामान्य रोटी का जो गेहूं होता है, सामान्य रोटी का गेहूं सफेद रंग का और मुलायम होता है, जिसे भारत के उत्तरी मैदानी भागों में जो है उगाया जाता है।
तो जो सामान्य रोटी का गेहूं है वो सफेद रंग का होगा, मुलायम होगा और भारत के उत्तरी मैदानी भाग में यह उगाया जाता है। और दूसरा है मैक्रोनी गेहूं। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है इनके लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है। यह लाल रंग का एवं कठोर होता है, जिसकी खेती प्रायद्वीपीय भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा गेहूं की अनेक बौनी प्रजातियों का विकास किया गया है, जिनमें लरमा रोजो 64, सोनारा 63, सोनारा 64, मेया 64 और एस 227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया है। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। नोरिन 10 क्या है? गेहूं में बौनेपन का जीन है, याद रखिएगा। राज 3077 गेहूं की एक प्रजाति है। यह देर से बुआई के लिए और सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी औसत उत्पादकता 36 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख किस्में हैं। इसकी जो किस्में हैं याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। जो गेहूं की अन्य प्रमुख किस्में हैं कौन कौन सी है? सोनालिका है, अर्जुन है, कुंदन है, अमर है, भवानी है, चंद्रिका है, परभानी है, कल्याण, सोना, मैक्रोनी आदि है। गेहूं की फसल के जो रोग हैं, 3 रोग है। पहला पीला कीट यानी येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। गेहूं की फसल के 3 रोग हैं, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट। देखिए, करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। यह रोग याद रखिएगा टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। जो करनाल बंट रोग होता है गेहूं का एक कवक जनित रोग है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1931 में हुई थी। गेहूं 2020-21। देखिए, गेहूं के उत्पादन में जो शीर्ष 3 राज्य हैं वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। क्षेत्रफल वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। यानी उत्पादन और क्षेत्रफल के दृष्टि से पहले स्थान पे है कौन? उत्तर प्रदेश। और उत्पादन और क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे है पंजाब। तो याद रखिएगा। इसके बाद है मोटे अनाज। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, इनकी क्या दशाएं हैं, क्या इनकी मतलब किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ये सारी चीजें जो है इसमें कवर करेंगे। देखिए, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है सबसे ज्यादा होती है, अत्यधिक होती है। जैसे में रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो मोटे अनाज के शीर्ष 3 उत्पादक जो राज्य हैं, पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे कर्नाटक, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। मोटे अनाज के शीर्ष 3 क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं, तो राजस्थान पहले स्थान पे, महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे है कर्नाटक। तो क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्वार जो है, ज्वार क्षेत्रफल और उत्पादन के दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद ज्वार जो है देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इस फसल का उत्पादन वर्षा पर निर्भर है। इस फसल को अधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसमें सिंचाई की जो आवश्यकता है नहीं होती है। ज्वार को अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, किंतु प्रायद्वीपीय प्रदेश की काली चिका युक्त दोमट मृदा इसके लिए आदर्श है। ये कम उपजाऊ और बलुई मृदा में भी उगाई जा सकती है। ज्वार अफ्रीकी मूल का एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए सामान्यतः 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 30 से 65 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल रबी और खरीफ दोनों शस्य ऋतुओं में उगाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, ज्वार जो है गरीब लोगों का एक सस्ता भोजन है, जिसे पशु के चारे के फसल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 24.02 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख है, जो कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.50% भाग पर बोया जाता है। यह दक्षिण और मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। केवल महाराष्ट्र राज्य है जो है महाराष्ट्र राज्य देश के 38% से भी अधिक ज्वार का उत्पादन करता है।
अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तमिलनाडु है और राजस्थान है। दक्कन के पठारी क्षेत्र और दक्षिणी राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, जबकि उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है। ज्वार जो है 19-20 के संदर्भ में अगर देखें तो उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं ज्वार के, वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये ज्वार उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, और क्षेत्रफल वाले शीर्ष जो 3 राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है बाजरा। बाजरा देखिए एक अफ्रीकी मूल का पौधा है। बाजरा जो है अफ्रीकी मूल का पौधा है, अफ्रीका का यह पौधा है। भारत में यह गरीब लोगों का आहार है। इसका तना पशु चारे के रूप में तथा झोपड़ियों के छप्पर बनाने में प्रयुक्त होता है। बाजरे की कृषि उष्ण और शुष्क जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसके लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। यह रबी और खरीफ दोनों शस्य ऋतुओं में उगाया जाता है, याद रखिएगा। बाजरा जो है हल्की बलुई और काली तथा उच्च भूमियों की लाल बजरीली मिट्टियों में उगाया जाता है। इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसे एकल फसल या कपास, ज्वार या रागी के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह खरीफ की फसल है जो मई से सितंबर के मध्य में बोई जाती है और अक्टूबर से मार्च के बीच काट ली जाती है। सूखा ये जो बाजरा है यह सूखा प्रतिरोधी फसल होने के कारण राजस्थान में इसका अत्यधिक उत्पादन होता है। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के विकास और गुजरात हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के विकास से क्या हुआ है, गुजरात, हरियाणा, इनमें सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के द्वारा आयोजित या प्रायोजित प्रस्ताव के अंतर्गत 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। बाजरा 2019-20 के अनुसार जो है उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो बाजरा के उत्पादन में जो शीर्ष 3 राज्य हैं, पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पे हरियाणा है। तो बाजरा के उत्पादन में जो शीर्ष 3 राज्य हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। और क्षेत्रफल वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं बाजरा के क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो बाजरा उत्पादक शीर्ष 3 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और बाजरा जो क्षेत्रफल वाले बाजरा के क्षेत्रफल, जो बाजरा जो है सबसे ज्यादा जहां उगाया जाता है क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बात करें तो 3 शीर्ष जो राज्य है वो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। इसके बाद है मक्का, मेज। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है तथा विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। मक्का जो है यह अमेरिकी मूल का पौधा है, जिसे 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लाया गया था। कब? 17वीं शताब्दी में। मक्का के प्रयोग स्टार्च और ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है। इसका तना पशु चारे के रूप में प्रयुक्त होता है। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि की मिट्टी और अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 9.72 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर उगाई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में उगाई जाती है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है। यह देश के कुछ भागों में रबी के फसल के रूप में भी उगाई जाती है। इसके उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान, लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पाला और शुष्क पौने मक्का के फसल के लिए हानिकारक है। मक्का की खेती दालों, कपास, तिल और सब्जियों के साथ मिश्रित रूप में भी होती है, याद रखिएगा। देखिए, भारत में अधिकांशतः पिंटल किस्म की मक्का उगाई जाती है। किस किस्म की? पिंटल। जबकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में डेंट किस्में भी उगाई जाती हैं। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य जो है क्रमशः कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है,
आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा मक्का की पैदावार अधिक है। इसका उत्पादन दक्षिण राज्यों में सबसे ज्यादा है, जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे ऊंचा पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन में वृद्धि हुआ है। मक्का में व्हाइट बर्ड, ठीक है, व्हाइट बर्ड नामक रोग जो है जस्ता के कमी के कारण होता है, जिंक के कमी के कारण होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। व्हाइट बर्ड जो रोग है मक्का का, वो किसके कमी के कारण होता है? तो जस्ता यानी जिंक के कमी के कारण। मक्का उत्पादक जो शीर्ष 3 राज्य हैं 2020-21 के डेटा के अनुसार, वो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो मक्का उत्पादक शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। देखिए, क्षेत्रफल वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं मक्का के संदर्भ में, वो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें जो नेक्स्ट है जौ है, बार्ली। जौ जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही एक महत्वपूर्ण फसल रही है। यह गरीबों का आहार है। इसका प्रयोग जो जौ है, जो बार्ली है, इसका प्रयोग शराब और विस्की बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, इसके उत्पादन के लिए 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान, 70 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और मध्यम उर्वरता वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। जौ जो है एक शीतकालीन ऋतु की फसल है, जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जौ उत्पादक शीर्ष राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, जौ उत्पादक शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। इसके बाद है रागी। रागी जो है यह शुष्क प्रदेशों की फसल है, जो लाल, काली, बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टी में उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक जो राज्य है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा। देखिए, प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी और भौगोलिक दशाएं, तो जो डेटा है दिया गया है, आप इसको एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। तो प्रमुख खाद्यान्न फसलों का जन्म स्थान, मिट्टी और भौगोलिक दशाएं। देखिए, जो आपका, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप पूरी तरह से देख पाए। जैसे धान जो है, धान का जो जन्म स्थान है इंडो चाइना है। इसकी जो जलवायु है, धान किस प्रकार के जलवायु में उगाई जाती है? तो उष्ण आर्द्र जलवायु में। इसके लिए तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी? तो चिकनी और जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। मक्का का जो जन्म स्थान है मध्य अमेरिका है। इसके लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? तो उपोष्ण कटिबंधीय, तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, ठीक है, और वर्षा 60 से 120 सेंटीमीटर। और मिट्टी किस प्रकार की? तो दोमट प्रकार की। ज्वार के लिए जो जलवायु होनी चाहिए उष्ण कटिबंधीय, और इसका जन्म स्थान भारत है। तापमान 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का मध्य होना चाहिए। वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर के बीच। और किस प्रकार की मिट्टी? तो दोमट मिट्टी। बाजरा का जो जन्म स्थान है अफ्रीका है। और किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए इसके उत्पादन के लिए? तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की। तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, और जो वर्षा है 37 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए इसके उत्पादन के लिए? तो बलुई दोमट मिट्टी। गेहूं जो है इसका जन्म स्थान मध्य एशिया है। किस प्रकार के जलवायु में इसका उत्पादन होता है? तो समशीतोष्ण। याद रखिएगा। कितना तापमान? तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। किस प्रकार के मिट्टी में इसका उत्पादन होता है? तो दोमट प्रकार की। जौ जो है इसका जन्म स्थान चीन है। जलवायु समशीतोष्ण, तापमान 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। इसके लिए वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर। और किस प्रकार की मिट्टी? तो बलुई दोमट मिट्टी। याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद है दलहन। दलहन जो है भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। दलहन के संदर्भ में अगर देखें तो जो भारत है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। दालें अधिकांशतः फलीदार फसलें होती हैं और प्रोटीन से ये समृद्ध होती हैं। चना, अरहर,
प्रमुख दलहनी फसलें हैं उड़द, मूंग, मसूर, मटर, खेसारी, कुल्ली, मोठ आदि अन्य दलहनी फसलें हैं। ये फसलें सस्यावर्तन यानी फसल चक्र के द्वारा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इन फसलों को सामान्यतः अन्य फसलों के आवर्तक, ठीक है, रोटेशन में बोया जाता है। आवर्तक, ठीक है, आवर्तक नहीं, आवर्तक, रोटेशन जिसे हम कहते हैं। थोड़ा हिंदी देखिए, कभी कभार क्या होता है कि लय कह सकते हैं या जल्दबाजी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं आप, तो फ्लो में कुछ वर्ड जो होती है मिसिंग हो जाती है, तो डोंट माइंड, आगे बढ़िए, चीजों को आप देख सकते हैं तो उसे आप रिवीजन करते रहिए। आर्थिक समीक्षा 2020-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2020-22 के जो आर्थिक समीक्षा है इसके अनुसार 2020-21 में भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। दलहन उत्पादक शीर्ष 3 राज्य जो है वो है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए, दलहनी फसलों में वायु से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है और यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। इन फसलों के लिए कोबाल्ट आवश्यक तत्व होता है। कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। विटामिन B12 के संश्लेषण में यह सहायक होता है। देखिए, यह प्रकाश संश्लेषण वाष्प उत्सर्जन में वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भाग और उत्तर पश्चिमी के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 29.99% भाग पर दलहनी फसलों की कृषि की जाती है। ध्यान रखिएगा, पूरी डेटा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। देखिए, 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था। इसके बाद है चना। चना जो है एक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी के ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए केवल 1 या 2 बार हल्की वर्षा या एक या 2 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति के प्रारंभ होने से चने की फसल क्षेत्र में कमी आई है तथा अब इसके स्थान पर गेहूं की फसल जो है बोई जाती है। भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। भारत में चना का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? कर्नाटक में। वर्तमान समय में देश में कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 10.17 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर ही चने की खेती की जाती है। देखिए, चना उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो चना उत्पादक शीर्ष 3 राज्य 2020-21 के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। तो चना उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसके बाद है अरहर। देखिए, तूर, जिसे अरहर को तूर कहते हैं, तूर यानी अरहर जो है फसल की उत्पत्ति, तूर यानी अरहर फसल की जो उत्पत्ति है भारत में हुई है। मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर की प्रमुख किस्में हैं। यह देश की दूसरी प्रमुख दलहन फसल है। इसे लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए, यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भूक्षेत्रों में या भूक्षेत्रों पर जो है बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.54 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर इसकी खेती की जाती है। प्रमुख अरहर उत्पादक जो राज्य हैं, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। प्रमुख अरहर उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्राय कम तथा अनियमित है। तो अरहर यानी तूर उत्पादक शीर्ष 3 राज्य जो है राजस्थान है, महाराष्ट्र है
और मध्य प्रदेश है 2020-21 के डेटा के अनुसार। तो शीर्ष तूर उत्पादक जो शीर्ष 3 राज्य है कौन कौन से? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे जो है प्रमुख दलहनी फसलों के जन्म स्थान, मिट्टी और भौगोलिक दशाएं पूरी इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अरहर का जन्म स्थान भारत है। जलवायु उष्ण और उपोष्ण होनी चाहिए इसका उत्पादन के लिए। तापमान 25 से 35 डिग्री होनी चाहिए। वर्षा सेंटीमीटर में कितना? तो 75 से 100 सेंटीमीटर। और बलुई दोमट मिट्टी इसका प्रकार जो इसमें इस मिट्टी में इसका कृषि की जाती है। उड़द जो है इसका जन्म स्थान भारत है। जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होना चाहिए। तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और बलुई से काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है। मूंग के लिए जो जलवायु होनी चाहिए आर्द्र प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। जन्म स्थान भारत है। तापमान 25 से 35 डिग्री, वर्षा 60 से 75 सेंटीमीटर और मिट्टी दोमट। सोयाबीन के लिए जो है किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? तो उपोष्ण। जन्म स्थान चीन है। इसकी जो तापमान होनी चाहिए मतलब कि इसके कृषि के लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और जो वर्षा है सेंटीमीटर में कितना? तो 60 से 75 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए किस प्रकार की? काली मिट्टी। चना का जो जन्म स्थान है दक्षिण पूर्वी यूरोप है और इसकी जो जलवायु है शुष्क और शीत यानी उपोष्ण प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। और टेम्परेचर कितना? तो 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और जो वर्षा होनी चाहिए 60 से 100 सेंटीमीटर। और इसके लिए मिट्टी जो उपयुक्त है हल्की और मध्यम दोमट मिट्टी। मटर का जो जन्म स्थान है भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। जलवायु समशीतोष्ण होनी चाहिए। तापमान 15 से 25 डिग्री, वर्षा 60 से 75 सेंटीमीटर और मिट्टी बलुई दोमट। मसूर जो है इसका जन्म स्थान चीन है। ठीक है, और जलवायु समशीतोष्ण। तापमान 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो वर्षा होनी चाहिए 80 से 100 सेंटीमीटर और मिट्टी दोमट। याद रखिएगा। इसके बाद है तिलहन, ऑयल सीड्स, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो तिलहन है, तिलहन वसा का प्रमुख स्रोत है। तिलहन वसा का प्रमुख स्रोत और भोजन पकाने का माध्यम है। इसके अंतर्गत मूंगफली, अलसी यानी तीसी, सरसों, अरंडी, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, लाही, बिनौल और नाइजर आदि सम्मिलित है। इन फसलों से तेल और खली प्राप्त किया जाता है जिसका प्रयोग स्नेहक पदार्थ जैसे वार्निश, औषधि, मोमबत्ती, साबुन, इत्र, खाद और पशुओं का भोजन बनाने में होता है। कुछ तिलहन के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश और तेलंगाना भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश का स्थान है। याद रखिएगा, जो भारत है, भारत में जो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है 2020-21 के अनुसार वो है राजस्थान। इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की जो स्थापना है 1986 ईस्वी में की गई। देखिए इसके अंतर्गत मूंगफली है। मूंगफली, तो देखिए मूंगफली जो है, मूंगफली मूलतः ब्राजील का पौधा है जिसे 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया। इसमें लगभग 42% तेल का अंश होता है जिसे शुद्ध खाद्य तेल, वनस्पति साबुन, कृत्रिम चमड़ा आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। देखिए मूंगफली पौधे की जड़ से प्राप्त होती है। यह शुष्क भूमि के लिए सर्वोत्तम फसल है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादन के लिए 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 25 से 30 सेंटीमीटर का तापमान, पाला रहित, हल्की सुवाहित बलुई दोमट मिट्टी जैसे जैव तत्वों से संपन्न होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। मूंगफली के तेल को खाद्य रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चीन के पश्चात भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक देश है। 2020-21 के आंकड़े के अनुसार भारत में मूंगफली उत्पादक में 3 अग्रणी राज्य हैं। तो मूंगफली उत्पादक के 3 अग्रणी जो राज्य हैं
कौन कौन से हैं याद रखिएगा, गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। मूंगफली उत्पादक 3 अग्रणी राज्य जो है गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु है। चित्रा, 64, चंद्रा और कौशल, ये मूंगफली की प्रमुख किस्में हैं, याद रखिएगा। पेगिंग क्या है? पेगिंग यह मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरफ नीचे की ओर मुड़कर जमीन के अंदर वृद्धि करता है। यह खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में भी बोई जाती है। मूंगफली याद रखिएगा, मूंगफली जो है खरीफ की फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में रबी के ऋतु में भी इसका कृषि होता है। मूंगफली की कृषि देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर की जाती है। तमिलनाडु में जहां भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है, वहां इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। इसके बाद है सोयाबीन, और यहां से हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है कि किस तरह से आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।